बेटा हमने अपने लास्ट लेक्चर में ये कर लिया है, ठीक है। अब ये आपकी नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बाद हमने पढ़ना था कि क्या कहते हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। अब देखो बेटा, इस दुनिया में कुछ भी ऐसी चीज़ है जिसको आप मेज़र कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैं एक जगह से दूसरी जगह गई तो उसके लिए मुझे एक दूरी तय करनी पड़ी, ठीक है। तो अगर मैंने वो दूरी तय की तो कुछ ना कुछ होगा, हो सकता है 1 मीटर, हो सकता है 2 मीटर, हो सकता है 5 किलोमीटर, सो एनीथिंग। तो मैंने उसका एक मेज़रमेंट लिया। तो वो जो मेज़रमेंट लेते हैं हम जिस भी क्वांटिटी का, वो सब क्या होती हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। अब आलू है, आपको कैसे पता चलेगा वो कितना किलो है, कितना उसका वज़न है? तो हम उसको किलोग्राम में तौलते हैं। पानी आपने पिया तो आपने उस एक गिलास में कितना वाटर इनटेक कर लिया, तो उसका भी एक मेज़रमेंट है। तो एनीथिंग विच यू मेज़र, तो वो जो मेज़रमेंट लिया जाता है ना बेटा जिस भी पर्टिकुलर चीज़ का, जैसे कि आपने लेंथ को मेज़र किया था जो आप दूरी तय कर रहे थे, तो ठीक है, तो उनको कहते हैं हम फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो द क्वांटिटीज़ विच मे बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़, जिसका एग्जांपल है लेंथ, एरिया, मास एटसेट्रा, यू कैन राइट एनी, ठीक है। देन इसकी हम दो कैटेगराइजेशन करते हैं, इसको दो तरीके से हम क्लासीफाई करते हैं। एक होता है स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। देखो जो स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, अब पेपर में इसकी डेफिनेशन आती है, डेफिनेशन के साथ साथ इसका डिफ्रेंसिएशन आ जाता है 2 नंबर या 3 नंबर में कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो वो मैं आपको अब डिफ्रेंसिएशन करवा रही हूँ। हम इसी में आपका वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, स्केलर एंड वेक्टर एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। तो एक हम टेबल बना लेते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ एंड इधर वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। अब इसके जनरली आप आराम से 3 पॉइंट्स लिख सकते हो। पहला पॉइंट, डेफिनेशन आ जाएगी। स्केलर क्वांटिटीज़ बेटा वैसी क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड, ये इसका स्पेलिंग है। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि सिर्फ नंबर वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल नंबर वैल्यू अलॉन्ग विद दिस यूनिट। यूनिट तो इसमें भी लगेगी, इसमें भी लगेगी, चाहे वो आप कोई सी भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसके। जैसे कि मैं बोलूँ दूरी के लिए तो मैं 5 मीटर बोलूँगी, तो मैं मीटर बोलूँगी ना, तो मीटर इज़ व्हाट, मीटर इज़ यूनिट। तो यूनिट के बिना तो डेफिनेटली कोई भी क्वांटिटी आप नहीं बता सकते। तो वो तो दोनों में कॉमन है, स्केलर में भी और वेक्टर में भी। लेकिन अंतर किस में होता है कि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ मैग्नीट्यूड यूनिट के साथ और कुछ नहीं आता, इसमें डायरेक्शन भी आ जाती है, ठीक है। तो आपको इसको तरीके से लिखना है। तो आप जब इसको इंग्लिश में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, सिंपल, उसी बात को आप इंग्लिश में लिख दो, दैट स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज scalar physical quantities are represented by a number या magnitude along with its proper unit। एंड ये चीज़ तो इसमें भी सेम है, बिकॉज मैंने बताया ना कि वेक्टर को भी हम ऐसे ही प्रेजेंट करते हैं। तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय नंबर अलॉन्ग विद प्रॉपर यूनिट, मतलब ये भी बिल्कुल सेम टू सेम होगा।
अब देखो बेटा, ये इसका डिफरेंस नहीं हुआ, ये स्केलर की डेफिनेशन हुई, ये वेक्टर की डेफिनेशन हुई। मतलब डेफिनेशन में तो और भी चीज़ें आ जाएंगी, डायरेक्शन आपको बताना पड़ेगा। पॉइंट्स में आप अगर स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में लिख रहे हो तो आप ये 3 पॉइंट याद कर सकते हो, वेक्टर में ये 3 पॉइंट्स आप याद कर सकते हो। और अगर डिफ्रेंशिएट पूछ रहा है तो नीचे के 2 आप करोगे और एक तीसरे पॉइंट पे एग्जाम्पल आ जाएगा आपका। तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ are represented by a number, मैग्नीट्यूड लिख रही हूँ बस, by a magnitude along with proper unit। अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है क्या इतना ही लिखना काफ़ी होता है, जो हम पढ़ रहे हैं वो तो बहुत इजी लग रहा है, इट इज़ इनफ। इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि आप ध्यान से लेक्चर सुन रहे हो इसलिए आपको इजी लग रहा है, या आपको टॉपिक मैं सही तरीके से समझा पा रही हूँ इसलिए इजी लग रहा है। अगर आपको इजी नहीं लग रहा है तो आपको उसमें थोड़ा सा टेंशन लेने की ज़रूरत है, बट अगर आपको इजी नहीं लग रहा तो उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ इनफ। और हम जो भी करेंगे मतलब ऑब्वियसली आपको यहाँ पे कंप्लीट प्रिपरेशन मिलेगी, कुछ ऐसा नहीं कि कुछ छूट गया हो या ये टॉपिक स्किप कर दिया गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो आप इन चीज़ों के लेकर संतुष्ट रहेंगे। इस तरह की कोई भी मन में आपको शंका आ रही है तो आप उसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अब देखो स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं, दोज क्वांटिटीज़ विच आर ईदर पॉजिटिव और ज़ीरो। जैसे कि डिस्टेंस है, वह तो या तो पॉजिटिव होगा तो 0 ही हो जाएगा, 0 मीटर, या फिर पॉजिटिव नंबर में आएगा। -1 मीटर कभी होगा, -20 मीटर कभी होगा, -2 किलोग्राम होगा कभी, कोई आलू कभी -2 किलोग्राम का वेट हो सकता है, मास हो सकता है उसका, नो, नॉट एट ऑल। सो स्केलर इज ऑलवेज those quantities are always positive or 0. Here it can be negative as well, okay, in vector it can be negative as well. Those quantities can be पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, ठीक है। नीचे में मेरी हैंडराइटिंग ख़राब हो रही है बिकॉज बोर्ड नीचे है तो मेरा ग्रिप नहीं बन रहा है। ऑलराइट, देन हमारा वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस पॉइंट दैट इट हैज़ नो डायरेक्शन इसमें इट हैज़ डायरेक्शन। चौथा पॉइंट मैं लिखूंगी जिसमें मैं एग्जाम्पल्स लिख रही हूँ, ठीक है। तो बेटा जो एग्जाम्पल्स होगा उसका आपका एक पॉइंट हो जाएगा। देखो जब आप 9th क्लास में जाते हो ना तो वो बचपन वाला सिस्टम थोड़ा सा कम हो जाता है। बचपन मतलब 8th क्लास तक जो आपको क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज में से मिल जाते थे वो सिस्टम अब थोड़ा कम हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो ये नोट्स होता है आपको पढ़ना ज़रूरी होता है, आपको नोट्स लर्न करना ज़रूरी होता है। एंड वन मोर थिंग, ये जो लाइट पड़ रही है बोर्ड के ऊपर बेटा मैंने डिक्टेट करते करते लिखा है, तो आई होप आपको दिक्कत नहीं आएगी। और अगर इन केस अगर आपको इस लाइट की वजह से दिक्कत आ रही है पढ़ने में तो प्लीज़ आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं उस चीज़ का, अगर नहीं आ रही है तो मेरे को भी कोई इशू नहीं होगा, मैं भी अपना काम सही से कर पाऊँगी, आपको पढ़ा पाऊँगी। लेकिन अगर कोई सच में दिक्कत आ रही है आपको पढ़ने में तो टेल मी, आई विल मेंड दिस थिंग, ओके। देन हमारा 4th पॉइंट, तो मैं ये कह रही थी कि जो हमारा 9th क्लास सिस्टम क्या होता है वो नोट्स में से नोट्स में से ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो सिर्फ आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे डिपेंड नहीं हो सकते। ऑल दो मैं आपको एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी, मैं आपको बुक के न्यूमेरिकल्स एग्जांपल्स सब बताऊंगी,
लेकिन हम उनको अलग तरीके से पढ़ेंगे। राइट नाउ वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द थ्योरी पार्ट, ओके। तो हम थ्योरी पार्ट को एक साथ करेंगे, फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक, एक पर्टिकुलर जैसे कि हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जब हो जाएगा उसके बाद मैं सारे न्यूमेरिकल्स एक साथ उठा के आपको समझाऊंगी। देन हम आगे जाएंगे मोशन वाले टॉपिक पे, या ऐसा भी मैं कर सकती हूँ कि मोशन इनफॉर्म नॉन इनफॉर्म मोशन तक पढ़ा दूँ, उसके बाद में आपको न्यूमेरिकल्स कराऊँ, ताकि आपको ऑल्दो उसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको दिक्कत आएगा, आप समझ पाओगे, ठीक है, समझ लोगे, गारंटी मैं दे रही हूँ, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा। अब देखो वेक्टर, फोर्थ पॉइंट स्केलर में फॉर एग्जाम्पल वाला आ जाएगा। एग्जाम्पल हम देंगे, फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस, स्पीड। जिनको नहीं पता वो छोड़ देंगे, अभी अपना इस पर दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि हमने तो टॉपिक अभी किया नहीं है सारा, वो हम करेंगे। अब वेक्टर का एग्जाम्पल क्या है, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। तो ये दो काफ़ी हैं, ठीक है, आपके इन्हीं चैप्टर्स के टॉपिक हैं ये। उसके बाद अब आते हैं हम अपने न्यू टॉपिक पर, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए बेटा, जब आपको एक दूरी तय करनी होती है ना किसी भी जगह की, तो डेफिनेटली आप एक पॉइंट से अंतिम पॉइंट तक जाते हो। अब किसी भी चीज़ से जाओ, आपकी मूवमेंट होती है, मोशन करते हो, तो आपको जितना वो उसमें पाथ आपने कवर किया है, जो एक्चुअल डिस्टेंस आपने उसको पार किया है, उसी को क्या बोलते हैं, हम डिस्टेंस बोलते हैं। इसमें तो कुछ मुश्किल नहीं है। अब डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? देखो, अगर आप बताओगे ना कि मैम इतना चला, मैं 1 मीटर मैंने वॉक किया, मैं लास्ट के बेंच से फर्स्ट बेंच पे 2 मीटर में आया, मतलब 3 मीटर में आया, व्हाटएवर, ठीक है, जितनी भी आपने दूरी तय की, आपका जितना भी डिस्टेंस आपके डेस्क से और टीचर के टेबल के पास के डिस्टेंस में होगा। अब इस चीज़ को समझो कि डिस्प्लेसमेंट में और डिस्टेंस में हमें पता है कि एक स्केलर है, एक वेक्टर है। दिस इज स्केलर, दिस इज वेक्टर। So when this is scalar, definitely it has no direction, right? And when it is displacement, if it is vector, definitely it will have a direction. तो यही एक मेन चीज़ होती है। तो क्या मतलब इसमें और कुछ अंतर नहीं है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मतलब बस यही होता है कि ये भी डिस्टेंस आपने कवर किया, ये भी डिस्टेंस आपने कवर किया, बट इसमें डायरेक्शन है, इसमें डायरेक्शन नहीं है। नो, थोड़ा सा हम समझते हैं, ठीक है। जो मैं बोर्ड पे समझा रही हूँ ध्यान से सुनना और इस बात को समझना। देखो, आप मान लो, सपोज करो कि देयर इज अ हाउस ऑफ पॉइंट ए, देन आप यहाँ पे एक गली से गए, फिर आप दूसरी गली में आए, फिर आप ऐसे आए, ठीक है, और यहाँ पे बी पॉइंट पे, मतलब वो गली ऐसी है, ठीक है, आपके दोस्त का घर है। बी पॉइंट पे योर फ्रेंड्स हाउस। अब आप डेफिनेटली इसको तय करने में 2 मीटर लगा, सब 2 मीटर तो बहुत ज़्यादा ही कम हो गया। ये 10 मीटर की गली, ये 5 मीटर की गली, ये 7 मीटर की गली। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बेटा डिस्टेंस क्या है, तो आप बोलोगे मैम हमने पढ़ा हुआ है जितनी दूरी तय करते हैं ना उसी को डिस्टेंस बोलते हैं। तो इन्होंने ठीक है बताइए। आप बोलोगे मैम यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से यहाँ तक 7, तो तीनों को मैंने ऐड कर दिया, तो 10 + 5 + 7 21 मीटर आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। एंड इसमें कोई डायरेक्शन भी नहीं है, तो बात ही ख़त्म हो गई। डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? देखो, डिस्प्लेसमेंट शब्द का अर्थ हुआ यहाँ पे, मतलब कि अगर मैं इस एग्जाम्पल में देखूँ, बहुत ही आसान भाषा में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को लिख लो नोट बना के।
displacement is the shortest distance between point A and नहीं, पॉइंट ए नहीं लिखो, मतलब कि बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट अब यहाँ पे बेटा डिस्टेंस तो मैंने निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, मेरा इनिशियल